थिंग्स फॉल अपार्ट यह नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अचेबे की एक प्रसिद्ध रचना है जो औपनिवेशिक काल के दौरान नाइजीरिया के एक इग्बो गांव में जीवन की कठिनाइयों और परंपराओं को दर्शाती है। यह कहानी ओकोंको नामक एक योद्धा की है जिसकी महत्वाकांक्षाएं और संघर्ष उसे समाज के सामने खड़ा कर देते हैं। उसकी त्रासदी और संघर्ष इस कहानी को जीवंत और हृदयस्पर्शी बनाते हैं। आइए हम इस अद्वितीय कहानी की यात्रा पर चलें और ओकोंको के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानें। अध्याय 1 ओकोंको का परिचय। उमुफिया के विशाल मैदानों में एक व्यक्ति का नाम हर जगह गूंजता था, ओकोंको। उसकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां बच्चे बच्चे की जुबान पर थीं। उसने मात्र 18 वर्ष की आयु में अमालिंजेद कैट को कुश्ती में हरा दिया था, जो उस समय का सबसे महान पहलवान माना जाता था। इस विजय ने ओकोंको को रातों रात गांव का हीरो बना दिया। ओकोंको का शरीर मजबूत और कसा हुआ था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी आत्मविश्वास और साहस को दर्शाती थी। वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसकी आवाज में एक गर्जना थी जो उसके आत्मविश्वास को प्रकट करती थी। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से गांव में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था। लेकिन ओकोंको का जीवन केवल विजय और सम्मान की कहानियां नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे सदैव कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहता था, जिसने उसकी मां और उसे गरीबी में धकेल दिया था। वह अपने पिता की असफलताओं से घृणा करता था और अपने जीवन में एक अलग पहचान बनाना चाहता था। ओकोंको ने न केवल अपने बल के दम पर बल्कि अपनी चतुराई और मेहनत के बल पर भी अपनी पहचान बनाई। उसने खेती बाड़ी में भी अपना लोहा मनवाया और याम की खेती में विशेषज्ञता प्राप्त की। याम को उमुफिया में पुरुषत्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था और ओकोंको ने अपनी मेहनत से याम की अच्छी फसल उगाई थी। अध्याय 2 अमालिंजे द कैट। 18 वर्ष की आयु में ओकोंको ने वह कर दिखाया जो उसके गांव में किसी ने नहीं किया था। उसने अमालिंजे द कैट को पराजित किया, जो 7 वर्षों से अजेय बना हुआ था। यह विजय न केवल ओकोंको के जीवन में बल्कि पूरे उमुफिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमालिंजे को हराना किसी चमत्कार से कम नहीं था और ओकोंको ने यह कर दिखाया था। यह मुकाबला उमुफिया के वार्षिक उत्सव का हिस्सा था। चारों ओर से लोग इस ऐतिहासिक कुश्ती को देखने के लिए जमा हुए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा सभी इस अद्भुत क्षण का गवाह बनने के लिए उत्साहित थे। जब ओकोंको और अमालिंजे अखाड़े में आमने सामने आए तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में एक दूसरे को हराने का जोश साफ झलक रहा था। अमालिंजे को द कैट नाम इसलिए मिला था क्योंकि उसे जमीन पर गिराना असंभव माना जाता था। उसकी कुश्ती की तकनीक और ताकत का कोई जवाब नहीं था, लेकिन ओकोंको ने अपने जीवन के हर पल को इस क्षण के लिए तैयार किया था। उसने अपने हर एक कदम को सोच समझ कर रखा और अपनी सारी शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। कुश्ती शुरू होते ही दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमालिंजे ने कई बार ओकोंको को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन ओकोंको ने हर बार उसे चकमा देकर खुद को साबित किया। ओकोंको की फुर्ती और दृढ़ संकल्प ने अंततः अमालिंजे को भी मात दे दी। भीड़ ने जब देखा कि अमालिंजे जमीन पर गिरा पड़ा है तो पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस विजय ने ओकोंको को उमुफिया के लोगों के दिलों में एक नायक बना दिया। उसके साहस और दृढ़ संकल्प ने उसे गांव का हीरो बना दिया और हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। इस एक जीत ने न केवल ओकोंको की बल्कि उसके पूरे परिवार की स्थिति को भी बदल दिया। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति था जिसे सब आदर और सम्मान से देखते थे। अध्याय 3 ओकोंको का परिवार। ओकोंको की सफलता और यश के बावजूद उसका परिवार उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसका परिवार 3 पत्नियों और कई बच्चों से बना था जो उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। पहली पत्नी नवोये की मां
अपने संतुलित और शांत स्वभाव के कारण परिवार का महत्वपूर्ण स्तंभ थी। दूसरी पत्नी एक्वेफी अपनी सुंदरता और धैर्य के लिए जानी जाती थी और तीसरी पत्नी ओजगो अपनी युवा और चुलबुली प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थी। ओकोको अपने परिवार के प्रति बहुत सख्त था। वह चाहता था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह मेहनती और साहसी बने। उसका सबसे बड़ा बेटा नवोए उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता था। नवोए का स्वभाव अधिक संवेदनशील और शांत था, जो ओकोंको को उसके पिता की याद दिलाता था। यही कारण था कि वह नवोए पर अधिक कठोरता बरतता था। ओकोंको का सबसे प्रिय बच्चा उसकी बेटी एजिन्मा थी, जो एक्वेफी की संतान थी। एजिन्मा अपने पिता के सबसे करीब थी और उसकी चतुराई और साहस ने ओकोंको का दिल जीत लिया था। ओकोंको को विश्वास था कि अगर एजिन्मा लड़का होती तो वह उसका सही उत्तराधिकारी साबित होती। ओकोंको की पत्नियां अपने अपने तरीके से परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती थीं। वे न केवल घर का कामकाज देखती थीं, बल्कि खेती बाड़ी में भी ओकोंको का साथ देती थीं। उनके आपसी संबंधों में कभी कभी तनाव और झगड़े भी होते थे, लेकिन वे हमेशा परिवार की भलाई के लिए मिलकर काम करती थीं। ओकोंको के परिवार का जीवन गांव की परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप था। वे सभी रीति रिवाजों और त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने देवताओं और पूर्वजों का सम्मान करते थे। ओकोंको का परिवार उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और वह इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता था। अध्याय 4 गांव की परंपराएं और मान्यताएं। ओमुफ या गांव की परंपराएं और मान्यताएं इस समुदाय की नींव थीं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को अत्यधिक सम्मान देते थे और हर समारोह और अनुष्ठान में उनकी झलक देखने को मिलती थी। गांव की प्रमुख परंपराओं में याम की खेती, विवाह, अंतिम संस्कार और विभिन्न त्योहार शामिल थे। याम की खेती को उमुफिया में पुरुषत्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। हर साल याम की पहली फसल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्योहार में सभी किसान अपनी सबसे अच्छी याम की फसल को देवताओं को अर्पित करते थे और अच्छे मौसम और समृद्धि की कामना करते थे। ओकोंको इस त्योहार में विशेष रूप से सक्रिय रहता था और उसकी फसल की गुणवत्ता को देखकर गांव के लोग उसकी सराहना करते थे। विवाह और अंतिम संस्कार के रीति रिवाज भी उमुफिया की परंपराओं का अभिन्न हिस्सा थे। विवाह के समय लड़के और लड़की के परिवारों के बीच विभिन्न अनुष्ठान होते थे, जिसमें दहेज और पारंपरिक उपहारों का आदान प्रदान शामिल होता था। अंतिम संस्कार में मृतक की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते थे और परिवार के लोग शोक मनाते थे। गांव में देवताओं और पूर्वजों का विशेष महत्व था। हर परिवार अपने देवताओं की पूजा और अनुष्ठान करता था और पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता था। गांव के लोग अपने देवताओं की कृपा से ही अपनी सफलता और समृद्धि मानते थे। अध्याय 5 नई चुनौतियां। उमुफिया गांव में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक नई चुनौती ने सबका ध्यान खींचा। गांव के पास के एक क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी फैल गई थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। यह बीमारी इतनी भयानक थी कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। ओकोंको और गांव के अन्य प्रमुख लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की ठानी। उन्होंने विभिन्न अनुष्ठान और पूजा की ताकि देवताओं की कृपा प्राप्त हो और बीमारी का अंत हो सके। उन्होंने आसपास के गांवों से भी मदद मांगी और मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। ओकोंको और उमुफिया के बुजुर्गों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें गांव के प्रमुख लोग शामिल हुए। सभी लोग इस घातक बीमारी का कारण और इसका समाधान जानने के लिए उत्सुक थे। गांव के ओझाओं और पुजारियों ने बताया कि यह बीमारी देवताओं के क्रोध का परिणाम हो सकती है और उन्हें शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। ओकोंको ने खुद को इस अनुष्ठान की अगुवाई करने के लिए प्रस्तुत किया। उसने पूरे गांव के लोगों को संगठित किया और बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों की सफाई और वहां विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत की।
ओकोंको की पत्नी इक्वेफी भी इस अभियान में शामिल हुई और अपने ज्ञान और धैर्य से गांव की महिलाओं को इस कठिन समय में हिम्मत और प्रेरणा दी। पूरे गांव ने मिलकर विभिन्न अनुष्ठान किए और देवताओं से प्रार्थना की। लोगों ने अपने घरों में भी देवताओं की पूजा की और बीमारी के निवारण के लिए बलिदान दिए। इन अनुष्ठानों और प्रयासों का धीरे धीरे असर दिखने लगा और बीमारी का प्रकोप कम होने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। इस चुनौती ने ओकोंको के नेतृत्व और साहस की परीक्षा ली। उसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित किया। ओकोंको का यह साहस और नेतृत्व गांव के लोगों को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। अध्याय 6 इकोवफी का आगमन। जैसे ही गांव ने राहत की सांस ली, एक नई चुनौती ने ओकोंको के जीवन में प्रवेश किया। उसके पुराने मित्र ओबेरिका के साथ एक व्यापारी इकोवफी उमुफिया आया। इकोवफी का आगमन गांव में एक नई हवा लेकर आया। वह एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था जिसने अपने व्यापार और ज्ञान से कई लोगों को प्रभावित किया। इकोवफी ने गांव के लोगों को नई कृषि तकनीकों और व्यापार के नए तरीकों से परिचित कराया। उसकी नई सोच और विचारों ने गांव के लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोग उसके विचारों से असहज भी थे। ओकोंको ने इकोवफी को खुली बाहों से स्वागत किया, लेकिन उसकी नई सोच और परंपराओं से हटकर विचारों ने उसे चिंतित भी किया। अध्याय 7 ओकोंको की समस्याएं। इकोवफी के आगमन ने ओकोंको के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। इकोवफी के विचारों और नई तकनीकों ने गांव के युवाओं को प्रभावित किया और वे पुराने रीति रिवाजों से हटकर नई दिशा में बढ़ने लगे। ओकोंको ने देखा कि उसका बेटा नवोये भी इकोवफी के विचारों से प्रभावित हो रहा है। यह बात ओकोंको को बहुत कचोटती थी। ओकोंको ने नवोये को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नवोये ने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। वह इकोवफी के साथ समय बिताने लगा और उसकी नई सोच और विचारों को अपनाने लगा। यह देख ओकोंको बहुत दुखी हुआ और उसने नवोये पर और सख्ती बरतनी शुरू कर दी। नवोये की यह नई सोच और व्यवहार ने ओकोंको के घर में अशांति पैदा कर दी। ओकोंको की पत्नी नवोये की माँ भी इस बदलाव से चिंतित थी। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि सख्ती से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ओकोंको ने उसकी बात नहीं मानी। उसका मानना था कि कठोर अनुशासन से ही नवोये को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इस बीच गांव में भी बदलाव की बयार बहने लगी। इकोवफी के विचारों ने कुछ लोगों को नई दिशा दिखाई, लेकिन परंपरावादी लोग इस बदलाव से असहज थे। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और इस बदलाव पर चर्चा की। उन्होंने ओकोंको से भी बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि नई सोच और बदलाव को भी अपनाना जरूरी है, लेकिन ओकोंको अपने विचारों पर अडिग रहा। अध्याय 8 अभिशप्त बंदूक। गांव में नई चुनौतियों और बदलावों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसने ओकोंको के जीवन को और भी कठिन बना दिया। उमुफिया में एक महत्वपूर्ण त्योहार का आयोजन हो रहा था और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ओकोंको भी अपने परिवार के साथ इस त्योहार का आनंद ले रहा था। उत्सव के दौरान एक दुर्घटना घटी। ओकोंको ने अपनी बंदूक से हर्ष फायर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गोली एक गांववासी को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। ओकोंको ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक गलती इतने बड़े हादसे का कारण बन जाएगी। गांव की परंपराओं के अनुसार इस प्रकार की घटना को अभिशप्त माना जाता था और दोषी को गांव से निर्वासित कर दिया जाता था। ओकोंको को अपने परिवार सहित उमुफिया छोड़ना पड़ा और वह अपनी मां के गांव मबांता में निर्वासन के लिए चला गया। अध्याय 9 निर्वासन। निर्वासन के इस कठिन दौर में ओकोंको और उसका परिवार मबांता पहुंचे। यह गांव उमुफिया से बहुत अलग था, लेकिन ओकोंको ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और साहस से वहां भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने नई जमीन खरीदी और याम की खेती में फिर से जुट गया।
उसकी पत्नी और बच्चे भी इस नए जीवन में समायोजित होने की कोशिश कर रहे थे। मबांता में ओकोंको ने अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित किया और अपनी मेहनत से समृद्धि हासिल की, लेकिन उसके दिल में उमूफिया की यादें हमेशा बसी रहीं। वह अपने गांव और अपने लोगों को बहुत याद करता था और वहां वापस लौटने के सपने देखता था। इस निर्वासन के दौरान ओकोंको ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और धैर्य से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने बच्चों को अपनी परंपराओं और संस्कृति का महत्व बताया और उन्हें उनके प्रति गर्व महसूस कराया। धीरे धीरे ओकोंको ने अपने जीवन को एक नई दिशा में ढाल लिया और मबांता के लोगों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई। अध्याय 10 पुनः प्रवेश और संघर्ष। 7 वर्षों के निर्वासन के बाद ओकोंको और उसका परिवार उमूफिया लौट आए, लेकिन उमूफिया अब वैसा नहीं रहा जैसा वह उसे छोड़कर गया था। गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। ईसाई मिशनरियों ने गांव में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था और कई लोग ईसाई धर्म अपना चुके थे। ओकोंको के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि उसके लौटने पर सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन उसे यहाँ एक नया और अज्ञात संघर्ष करना पड़ा। उसने देखा कि उसके अपने बेटे नवोये ने भी ईसाई धर्म अपना लिया है। यह उसके लिए सबसे बड़ा धोखा था। उसने नवोये को अपने घर से निकाल दिया और उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। ओकोंको ने उमूफिया के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की और उन्हें अपने पारंपरिक धर्म और रीति रिवाजों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। गांव के लोग बदल चुके थे और नई सोच और धर्म को अपना चुके थे। ओकोंको ने अपने गांव को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहा। अध्याय 11 अंतिम संघर्ष। अपने गांव और अपने लोगों को बदलते देख ओकोंको के भीतर एक गहरी निराशा और क्रोध पनपने लगा। उसने अपने साथियों को संगठित करने की कोशिश की और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन उसके साथी भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने ओकोंको का साथ देने से इनकार कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। अपने लोगों की इस बेरुखी से ओकोंको का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन संघर्षों और असफलताओं से भरा रहा है। उसने अपने गांव और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। उसने सोचा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ओकोंको ने अपने जीवन का अंतिम फैसला किया। उसने अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह उसके लिए एकमात्र विकल्प बचा है। उसने अपने घर के पास एक पेड़ से फांसी लगा ली और अपने जीवन का अंत कर दिया। ओकोंको की मृत्यु ने उमूफिया के लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि उनके सबसे बहादुर योद्धा ने अपने जीवन का अंत कर लिया है। उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव ने एक महान व्यक्ति को खो दिया है, जिसने अपने जीवन को अपने गांव और अपनी परंपराओं के लिए समर्पित कर दिया था। इस प्रकार ओकोंको की कहानी का अंत होता है, लेकिन उसकी यादें और उसकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उसकी कहानी हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। ओकोंको का जीवन और उसकी गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी।